तो हम रोटेशनल मोशन के चैप्टर में अब एक और कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिव्यू इस चैप्टर का, क्योंकि रिव्यू बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम अब तक चैप्टर में क्या करके आए हैं और आज हम क्या करने वाले हैं। और रिव्यू इसलिए भी ज़रूरी है ताकि एक तसलसल बना रहे, ताकि आपको पता हो कि हर चीज़ जो हम कर रहे हैं वो किसी दूसरी चीज़ के नतीजे में निकल रही है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था इस मोटिवेशन से कि हमारे पास जब सिर्फ लीनियर मोशन होती है तो हमारे पास जो न्यूटन्स सेकंड लॉ है उसकी ये फॉर्म बनती है। न्यूटन सेकंड लॉ की हमने ख़ासकर बात इसलिए की थी क्योंकि ये वो फंडामेंटल लॉ है, या इसके पास वो फंडामेंटल मैथमेटिकल फॉर्म है जो हमें सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की या ऑब्जेक्ट्स की डायनामिक्स बताता है। डायनामिक्स का मतलब ये है कि कुछ इनिशियल कंडीशंस अगर आपके पास मौजूद हों, यानी आपको ये पता हो कि किसी ऑब्जेक्ट की किसी ख़ास टाइम के ऊपर स्पीड क्या है, उसकी पोजीशन क्या है इन सम कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में किसी टाइम के ऊपर वो किस जगह पे पहुंचा होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उस जगह पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ दी मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन। और ये केस था लीनियर मोशन के लिए, जिसको आप ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। इस चैप्टर में, 9th चैप्टर में, एक्चुअली स्टार्टिंग विद 8th चैप्टर, हम रोटेशनल मोशन को पढ़ रहे हैं। और ये जो 9th चैप्टर है ये रोटेशनल डायनेमिक्स का है, यानी इसमें हम बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो हमने F=ma वाले चैप्टर में, जो 4th और 5th चैप्टर था आपकी इस बुक का, उसमें हमने किया था। और फिर हमने ये देखा कि F=ma की तरह की इक्वेशन जो रोटेशनल मोशन में हमारे पास आती है वो τ=I होती है। ये आप इसको न्यूटन्स सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं। इसमें ये जो टाउ है इसको हमने कहा था ये टार्क होता है, और फिर इसका भी हमने फार्मूला ड्राइव किया था और ये इक्वल होता था R×F साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन R एंड F। और ये R और F जो हैं, R उस पॉइंट का फासला है ओरिजिन से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही होती है। तो ये सारी बारीक बारीक चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन डिटेल्स के बिना, इन कॉन्सेप्ट्स के बिना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। फिर राइट हैंड साइड पे अगर हम आएँ तो ये जो अल्फा है इसको हम 8वें चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे और हमने इसको एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम दिया था, सो वी न्यू इट। और ये जो क्वांटिटी थी ना आई, इसको हमने कहा था ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करना चाहें तो देखें ये जो आई है वो मैस की जगह ले रहा है। तो हमने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इसी तरह का काम करेगी रोटेशनल मोशन में जो लीनियर मोशन में मैस करती है, यानी ऑब्जेक्ट की मोशन को इन जनरल रेजिस्ट करेगी। विच मीन्स कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो उसको रोटेट करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स रोटेशनल मोशन के केस में हमारे पास टार्क है। और फिर हमने ये देखा था कि जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या रोटेशनल इनर्शिया है ये ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड करता है बल्कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और हमने डिस्क्रीट मैसेज के लिए ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था रोटेशनल इनर्शिया का। ये वाला फार्मूला आप इस डायग्राम में लागू करके देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है, और आप देख लें कि ये हमारे पास मैंने 5 मैसेज दिखाई हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअली पॉइंट मैसेज हैं और पड़ी हुई हैं कुछ फासले के ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके इन 5 मैसेज का जो सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद लास्ट लेक्चर में पैरेलल एक्सिस थ्योरम को देखा था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के पीछे मोटिवेशन ये थी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एक चीज़, और दूसरी मोटिवेशन ये थी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चूँकि ये मैस और आर के ऊपर जो कि फासला है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है कि आप किसी ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर फासला चेंज कर देते हैं, भले उसकी मास नहीं भी चेंज करते, तो फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने अपना एक्सेस कौन सा चूज़ किया है। आप एक्सेस को चेंज करते जाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता जाएगा। तो सवाल ये था कि इस तरह तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी, और यानी हर नई सिचुएशन के लिए हमें फिर से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो फिर हमने देखा कि हम ये काम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर हम ये एक फार्मूला ड्राइव करें जिसको हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का नाम दिया था। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बराबर होता है उसी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसका सेंटर ऑफ मास के अराउंड है, प्लस टोटल उस ऑब्जेक्ट की जो मास होती है। यहाँ पे अगर आप ये 5 ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इन 5 ऑब्जेक्ट की मास का सम होगा टोटल मास, सिस्टम की मास होती है ये, टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड दैट एक्सिस अराउंड विच यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस h इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको आप चाहें तो d भी लिख लें, ये आपकी चॉइस है, हमने रैंडमली इसको h का नाम दिया था। एनीवे, तो हमारे पास ये सिचुएशन थी लास्ट लेक्चर तक। अब यहाँ पे हमारे पास एक और नया सवाल जन्म लेता है कि ठीक है भाई, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला तो ड्राइव कर लिया, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला जो है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ हमारे पास आ गई है और वो है सेंटर ऑफ मास। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अराउंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इस फार्मूला को हमने यूज़ करना है तो आप देखें कि ये जो इसमें टर्म है ये तो हमें पहले से मालूम होनी चाहिए, तभी हम जल्दी जल्दी इस फार्मूला को यूज़ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अराउंड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हमें आज के टॉपिक के ऊपर दे के आता है। आज हम ये देखेंगे कि इन जनरल किसी भी शेप का कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, तो इन जनरल हम उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ख़ासकर उसका जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है उसके अराउंड, यानी वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसका काम सिंपल है, हम इसी फार्मूला को एक्सटेंड करते हैं। ये हमने इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स के लिए लिखा था, इसको हम इस तरह एक्सटेंड करते हैं कि आप ये कहें कि ये हमारे पास जो 5 इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट थे, अब ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने इस आर्बिट्रेरी शेप में दिखा दी है, और ये अब छोटी छोटी पॉइंट मैसेज से मिलके बना हुआ है। तो पहले हमने 5 दिखाए थे, अब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो टोटल पॉइंट मैसेज हैं इस सिस्टम के अंदर, वो इस तरह की स्मॉल मैसेज हैं, जैसे मैंने ये एक स्मॉल क्यूब दिखाया है, और ये टोटल n है। तो ये जो आपने ये जो मैंने मैं दिखाई है मैस यहाँ पे, इसको आप nth मैस कह लें, और इस nth मैस का जो डिस्टेंस है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के ओरिजिन से, उसको हम क्या कह लेते हैं rn, क्योंकि हम डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये nth मैस का डिस्टेंस है, तो हम उसको क्या कह लेते हैं rn। अब यही फार्मूला हम एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे? अब चूँकि हमारी जो मैस है वो हमने कहा है कि स्मॉल मैस है, और इस स्मॉल मैस को हम कह लेते हैं अब m की बजाय डेल्टा m। डेल्टा m मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियसली हमारे पास ये जो मैसेज थी ये वाली, जिनको मैंने 1 2 3 4 5 के नाम दिए हुए हैं, हमने कहा था कि ये पॉइंट मैसेज हैं, यानी ये कंप्लीट मैसेज हैं, इतनी ही मैस है उस एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के पास। ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसकी मैस इतनी ही है जितनी हमने दिखाई हुई है, ये दूसरे की भी इतनी ही है जितनी हमने दिखाई हुई है, लेकिन ये चूँकि मिल के सिस्टम बनाते हैं तो हम उन सारी मैसेज को इकट्ठा रख के देख सकते हैं कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब मैं इसको डेल्टा m इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो टोटल ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है जिसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, और आप अज्यूम कर सकते हैं कि इस टोटल ऑब्जेक्ट की जो मैस है वो बेशक आप कह लें कि कैपिटल M है। अब कैपिटल M टोटल मैस कैसे बनी हुई है? इन छोटी छोटी मैसेज से मिलके बनी हुई है, जिसको मैंने डेल्टा M कहा है। तो अब हमारा ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूला को अब मैं दोबारा लिखूं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बन जाएगा हमारे पास n समेशन n r n स्क्वायर्स टाइम डेल्टा m
एन, क्योंकि डेल्टा एम जो है ये स्मॉल मैस है और nth मैस है ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी ये सारी हम n के ऊपर सम कर देंगे तो ये सारी छोटी छोटी मैसेज जो हैं ये एडअप होके क्या बना देंगी, टोटल ऑब्जेक्ट की मैस बना देंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है जो आप पहले भी पढ़ते आए हैं कि ये छोटी मैसेज डेल्टा एम्स जो हैं ये सारी कैसे मिलके इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाएंगी, जब हम ये सपोज़ करें कि ये जो डेल्टा एम है ये बज़ाते ख़ुद बहुत छोटी मैस है, इतनी छोटी मैस है कि अगर हम इसकी लिमिट लें तो ये डेल्टा एम जो है ये किसको अप्रोच करती है, बज़ाते ख़ुद ज़ीरो को अप्रोच करती है, यानी ये बहुत छोटी छोटी मैसेज हैं। और इन सारी छोटी छोटी मैसेज को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मैस आता है। और इस सिनेरियो में आपको पता है, आप अपनी कॉलेज की कैलकुलस से पढ़ के आए हैं कि जो सम है वो इंटीग्रल में बदल जाता है और जो डेल्टा एम एन है ये क्या बन जाएगा, डी एम स्मॉल मैस में बदल जाएगा। तो अब हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा आर एन स्क्वायर डी एम। तो अब ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बन गया है फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब ये फार्मूला बन गया और इस तरह का फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने सेंटर ऑफ मैस 7वें चैप्टर में कैलकुलेट किए थे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के। लेकिन अब यहाँ पे ये बात तो है कि मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दे दिया है कि कैसे इन छोटे छोटे स्मॉल मैसेज से मिलकर ये ऑब्जेक्ट बना है और इन सारी स्मॉल मैसेज को हम ऐड करके जो फार्मूला है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज़ प्रीटी ऑब्वियस फॉर्म फ्रॉम कैलकुलस, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि इसकी आखिर जस्टिफिकेशन क्या है कि ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास लागू होता है, यानी ये स्मॉल मैसेज जो हैं इन इंडिविजुअल मैसेज को अगर हम ऐड अप करें तो ये हमारे पास इस पूरे ऑब्जेक्ट को बनाएंगे और पूरे ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फार्मूला बनेगा। इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, यानी इसका एक काइंड ऑफ प्रूफ हम देखना चाहते हैं। तो ये जो बाकी आज का लेक्चर है ये सारे का सारा लेक्चर मैं इस चीज़ की जस्टिफिकेशन देने पे सर्व करूँगा, इस चीज़ को प्रूफ करने के ऊपर लगाऊँगा कि वाकया ही हमारा जो फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो इस फॉर्म में जब लिखते हैं तो हमें सही रिज़ल्ट देता है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, जस्टिफिकेशन देने लगा हूँ प्रूफ की। तो सो इट्स लाइक जस्टिफिकेशन, प्रूफ की भी नहीं है बल्कि यूँ कहें कि ये जस्टिफिकेशन है ऑफ, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन ए का नाम देता हूँ। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इक्वेशन ए को जस्टिफाई करना चाहता हूँ। सो जस्टिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ए, तो क्या जस्टिफिकेशन मैं दे सकता हूँ कि ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये वाला ये सही है, यानी जब हम इसको कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगाएंगे तो ये फार्मूला हमें सही नताइज देगा। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, और इसकी जस्टिफिकेशन के लिए मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और वो एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारे पास कोई रॉड है जो अपने सेंटर ऑफ मैस के अराउंड घूम रहा है, यानी जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मैस से पास हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रॉड को दिखाता हूँ कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें रॉड है, इस रॉड की टोटल लेंथ जो है वो L है और इसकी जो टोटल मैस है वो M है। ये टोटल लेंथ और टोटल मैस जो है ये डिफ़ाइन करनी पड़ती है क्योंकि ये हमारे प्रॉब्लम में गिवन डेटा होता है, इनके बिना हम प्रॉब्लम को स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी ये अजम्पशन हमें लेनी पड़ती है। और इस अजम्पशन की जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन इस तरह है कि आप जब कोई रॉड उठाते हैं, रियल फिज़िकल ऑब्जेक्ट का सोचें कि आप कोई रॉड उठाते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी कुछ ना कुछ मैस है और उसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी है। ये दो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ एंड यू कैन कैलकुलेट दैम। आप उसकी मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको ये पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि ये जो सपोजिशन हम करते हैं ये सपोजिशन खुद से नहीं कर लेते कि हम कोई चीज़ फ़र्ज़ कर रहे हैं। इट एक्चुअली हैज़ जस्टिफिकेशन इन रियल लाइफ, ये रियल ऑब्जेक्ट्स के केस में
और इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को जो वर्डिंग हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा है। वो फ़र्ज़ करना जो है एक्चुअली वो इंट्यूटिव होता है और वो सेंस बनाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप रॉड लेंगे तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ मैस भी होगी और उसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी। तो इसका फ़र्ज़ करें कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मैस पॉइंट है और ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये हमारे पास सिचुएशन बनेगी इस तरह के, ये फ़र्ज़ करें सेंटर ऑफ मैस एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर ऑफ मैस से गुज़र रहा है। मैं ज़रा इसको सीधा कर दूं क्योंकि मुझे लगता है ये सीधा नहीं बना। सो दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसके सेंटर ऑफ मैस से गुज़र रहा है। जी अब ये सीधा है। तो हम इसको यूँ दिखा सकते हैं कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द हमारा ये रॉड घूम रहा है, यानी हम इस पॉइंट के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जो चीज़ें हमें पता हैं वो ये हैं कि हमारे पास जो मैस है रॉड की वो कितनी है m, और जो उसकी लेंथ है वो कितनी है l। यानी m और l जो हैं ये कोई भी वैल्यूज़ ले सकती हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो हम उनको इन जनरल m और l कह लेते हैं। और सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि ये रॉड जो है ये छोटे छोटे मैसेज से मिलके बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने ये ऊपर आपको कहा था कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये छोटे छोटे मैसेज डेल्टा m से मिलके बना हुआ है। तो इस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं बिल्कुल वही सपोजिशन, क्योंकि जो मैंने ऊपर सपोजिशन लेके या जो अप्रॉक्सीमेशन लेके मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है, ये वाला फार्मूला, उसकी जस्टिफिकेशन भी बिल्कुल उसी तरीक़ाकार के ऊपर होनी चाहिए। यानी हमें जो भी ऑब्जेक्ट लें उसको स्मॉल मैसेज में डिवाइड करें और फिर देखें कि क्या वो हमें ये वाला फार्मूला देता है या नहीं देता। तो ये हमारे पास रॉड है, तो हम आसानी की खातिर यूँ करते हैं कि सबसे पहले हम इसको छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड करते हैं, और छोटे छोटे मैसेज आप यूँ कह लें कि हम इसको 10 छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 2, 3, 4 और 5, ये मैस शायद आपको एक बराबर ना लग रहे हो, लेकिन आप बस मान लें कि ये सारे जो छोटे छोटे मैं पैच ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारे एक जैसी मैस है और एक जैसी लंबाई के हैं। तो टोटल रॉड की लेंथ L है, तो उसके 5 एक तरफ हो जाएंगे और 5 दूसरी तरफ हो जाएंगे। तो अब आप देखें तो हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने इस रॉड को 10 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। रॉड की हमारे पास जो टोटल लेंथ थी वो कितनी थी, L थी, ठीक है, और जो टोटल मैस थी वो कितनी थी, m थी। ये चीज़ें हमें पता थी और अब हमने उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो अब हमारे पास ई जो हर छोटा हिस्सा है उसकी लेंथ कितनी बनेगी, अब हमारे पास होगी लेंथ ऑफ ईच स्मॉल मैस या पैच कह लें, ईच स्मॉल पैच। टोटल लेंथ L थी और हमने उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो हर छोटे हिस्से की जो अब लेंथ होगी वो L डिवाइड बाई 10 होगी। और सिमिलरली जब उसकी मैस की बात करेंगे तो चूँकि उसकी टोटल मैस m थी और हमने उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, तो अब हर हिस्से की जो मैस बनेगी वो कितनी बन जाएगी, m डिवाइड बाई 10, क्योंकि उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया। तो आप ये m/10 को अगर आप 10 टाइम्स ऐड करें तो ये टोटल मैस आपको दे देगा। सो इस वक्त तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमारे पास ये वाला है जो हमने लिखा था किसके लिए, इंडिविजुअल मैसेज के लिए। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि ये जो रॉड है ये छोटे छोटे 10 मैसेज से मिलके बना हुआ है, सही है। तो ये जो m/n है, n जो है अब वो उसकी जो होगी समेशन वो 1 से लेके 10 तक होगा, और हर मैस जो है m1, m2, m3 हर मैस जो है वो m डिवाइड बाई 10 के बराबर होगी, क्योंकि 10 हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया है। और ये जो rn है इसको हम अभी देख लेते हैं कि ये क्या बनेगा हमारे पास। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ज़रा देखें कि हमने rn कैसे लेना है। rn जो है, अब इस हर छोटे हिस्से की, छोटे पैच की हमारे पास कुछ ना कुछ विड्थ है,
ठीक है। और जो लंबाई मेजर की जाती है, यानी अगर मैं ये वाला हिस्सा लूँ तो इसकी जो आपने आर लेना है, जो लंबाई लेनी है कि ये वाला हिस्सा एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने फासले पे मौजूद है, तो वो आप इसके सेंटर से मेजर करते हैं, जिसको आप सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट के ऊपर है। ये पहली स्मॉल मास का, दूसरी स्मॉल मास का इधर, तीसरी का इधर, चौथी का इधर, पांचवी का इधर। तो अगर आप इसी तरह लेफ़्ट पे भी इनको बढ़ा दें तो ये वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट्स हैं जहाँ से हमने फासला मेजर करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सही है। अब ज़रा देखें कि ये जो स्मॉल हमारे पास लेंथ एलिमेंट था, इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी थी, L/10। और ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसके सेंटर में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इस वाले पॉइंट का फासला, इस वाले पॉइंट का फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है। अब मैं उस फासले को दिखाने लगा हूँ कि ये वाला फासला मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और ये वाला फासला जो है ये कितना हो जाएगा, L/10। ये वाला जो है टोटल फासला उसका भी आधा है। तो ये अब क्या बन जाएगा, 1/2 टाइम्स L/10, जो हमारे पास आएगा L/20। सही है। तो ये वाला फासला हमारे पास आ गया L/20। लेकिन अगर आप इस दूसरे एलिमेंट को देखें, लेंथ एलिमेंट को, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर मौजूद है। ये वाला फासला जो दो येलो पॉइंट्स के दरमियान है ये L/10 है, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर है। तो L/10 प्लस L/20 इस दूसरे पैच का फासला होगा। सिमिलरली जो तीसरे पैच का फासला होगा वो क्या होगा, L/10 प्लस L/10 प्लस L/20। और इसी तरह आप सारे पैचेस का फासला कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 इस तरफ हैं, 5 इस तरफ हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप ये राइट वाले 5 पैचेस का फासला लिख लेते हैं तो लेफ़्ट वाले बिल्कुल उसके सिमेट्रिक हैं, यानी ये मौजूद तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की लेफ़्ट साइड पे हैं, लेकिन फासले बज़ात खुद चेंज नहीं होते। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन को लेके परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूला में हमारे पास r² है। तो अगर नेगेटिव आप डिस्टेंस लेते भी हैं तो फिर भी हमारे पास जो स्क्वायर है उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ इनका राइट साइड के फासले लिख लूँ तो जो लेफ़्ट साइड वाले हैं वो सेम है बिल्कुल उसी तरह। तो मैं सिंपली जो राइट साइड वाले डिस्टेंसेस होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल रॉड के डिस्टेंसेस आ जाएंगे फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। चलें, ये बात हो गई। तो अब मैं अगर इस पहले वाले फासले को R1 कहता हूँ, दूसरे वाले को R2 कहता हूँ, तीसरे वाले को R3 कहता हूँ, तो मेरे पास जो R1 आएगा वो कितना है, L/20। वो मैंने आपको दिखाया है वहाँ पर कैलकुलेट करके। और ये हमारे पास आता है 0.05, और 0.05 टाइम्स L, क्योंकि L/20 है तो L हमारे पास, ये वाला L हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। जो R2 है हमारे पास वो किधर मौजूद है, L/20 प्लस L/10। तो ये हमारे पास आता है 0.15 L। सिमिलरली जो R3 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, L/20 प्लस L/10 प्लस L/10। और ये वाला फासला हमारे पास आता है 0.25 L। सिमिलरली जो R4 है वो हमारे पास आता है 0.35 L, और जो R5 है वो आता है 0.45 L। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के जो 5 हमारे पास मास एलिमेंट थे उनके फासले आ गए। लेफ़्ट हैंड साइड के क्या करेंगे, वो बिल्कुल जितना ये पहला पॉइंट राइट पे है, ये लेफ़्ट वाला पहला पॉइंट उतना ही लेफ़्ट पे मौजूद है। यानी जो ये वाले फासले का होगा इसको बेशक अगर आप चाहें तो R1' कह लें, तो यही हमारे पास क्या होगा, R1' के इक्वल। और यही हमारे पास क्या होगा, R2' के इक्वल। ये R3' के इक्वल, ये R4' के इक्वल, और ये वाला फासला होगा R5' के इक्वल। मैं इसको भी इधर बेशक नाम दे देता हूँ। ये वाला फासला हमारे पास जो है, ये वाला, इसको इधर लिख लेते हैं, ये R1' है, और इसी तरह बाकी भी हमारे पास प्राइम्ड आ जाएंगे। तो अब
हमारे पास ये सारे फासले भी आ गए, मैसेज भी आ गई। तो मैं इस फार्मूला को यूज़ करके क्या करना चाहता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस फार्मूला को यूज़ करता हूँ, I इक्वल्स समेशन ओवर n mn/r(n²). और अब मैं इसको लिखने लगा हूँ 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि मैं सिर्फ ये एक साइड वाले फासलों के लिए कैलकुलेट करूँगा, और चूँकि दूसरी साइड वाले फासले हमें सेम टर्म देते हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स उसके बाद हमारे पास मैस है mn, ये वाली, और ये मैस है हर मैस एलिमेंट की जो स्मॉल हमारे पास एलिमेंट है, और वो टोटल मैस हमारे पास कितनी है, m10th, जो ऊपर हमने लिखी है। हर स्मॉल लेंथ एलिमेंट की जो मैस है वो m/10 है। और उसके बाद आपने, बल्कि इसको एक स्टेप में आप यूँ लिख लें, इसको हम एक स्टेप में यूँ लिख लेते हैं ताकि ये आसानी रहे, और ये बन जाएगा m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस m4r4² प्लस m5r5²। ये राइट साइड हो गई। लेफ़्ट साइड वाले लेंथ एलिमेंट्स को हमने प्राइम्स का नाम दिया था, तो आप अब इसको कह लें m1 प्राइम r1² प्लस m2 प्राइम r2² प्लस m3 प्राइम r3² प्लस m4 प्राइम r4² प्लस m5 प्राइम r5²। ठीक है। अब हम ऊपर आर्ग्यूमेंट करके आए हैं कि ये जो प्राइम्ड हैं डिस्टेंसेस और मैसेस, ये अनप्राइम्ड के बराबर हैं, क्योंकि सारे लेंथ एलिमेंट भी एक जैसे हैं और सारे मैस एलिमेंट भी एक जैसे हैं, यानी उनकी मैसेज भी सेम है, लेंथस भी सेम है, और ये सारे आर्स भी सेम है। तो इसी चीज़ को आप अब यूँ लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा 2 टाइम्स m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस m4 r4² प्लस m5 r5²। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया। और अब हमारे पास देखें, ये हमने आर जो हैं ये सारे लिखे हुए हैं, और m1 m2 m3 m4 और m5 ये सारे के सारे किसके बराबर हैं, m/10 के बराबर हैं। सही है। तो इस हर टर्म में हमारे पास m/10 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 आएगा। आप m/10 को कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम्स m डिवाइड बाई 10, और r1 जो था वो था हमारे पास 0.05 L² प्लस r2 जो था वो था 0.15 L² प्लस r3 जो था वो था 0.25 L², r4 जो था वो था 0.35 L², और फिर फाइनली r5 जो था वो था 0.45 L²। ठीक है। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं, और ये हमारे पास आता है 0.0825 टाइम्स mL², और इसी चीज़ को अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये बनता है 1/12.12 mL²। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस रॉड का, जब हम इस रॉड को 10 स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सही है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो हमने कैलकुलेट किया है इस अप्रॉक्सीमेशन से, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जैक्ट जवाब है? ऑफ कोर्स इस बात का हम जवाब एक ही सूरत में देख सकते हैं, और वो एक सूरत ये है कि यहाँ पे हमने इस रॉड को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया था। तो ये बताना कि ये जो हमारे पास जवाब आया है 1/12.12 टाइम्स mL², क्या ये
प्रिसाइज एग्जैक्ट जवाब है या कोई अप्रॉक्सीमेट जवाब है, इसका आंसर एक ही सूरत में दिया जा सकता है, और वो सूरत ये है कि हम एक और एक्सपेरिमेंट करें इसी तरह का, और इस रॉड को अब 10 की बजाय कितने हिस्सों में डिवाइड करें, फ़र्ज़ करें 10 से ज़्यादा में कर देते हैं। तो अगर हम इसी रॉड को 20 हिस्सों में डिवाइड करें, इसी रॉड को बिल्कुल, ये अब क्या हो जाएगा, हर हिस्से की लेंथ इस जो पहले डिवीज़न है उससे भी आधी हो जाएगी। तो अगर हम इसी रॉड को 20 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और मैं इस चीज़ को अब यहाँ पे लिखने लगा हूँ बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इफ़ नाउ वी डिवाइड द सेम रॉड into 20 इक्वल पार्ट्स या पैचेस, फिर हमारे पास बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करके, जो ऊपर मैंने फॉलो किया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करके हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है वो आती है 1 डिवाइड बाई 12.3 टाइम्स ml²। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये वैल्यू आती है। और अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर गौर करें तो हमारे पास कुछ नतीजा इन जनरल निकल सकता है। होना तो यूँ चाहिए था कि मैं आपको एक और वैल्यू के लिए भी कैलकुलेट करवाता, और फ़र्ज़ करें कि वो वैल्यू वो होती जब मैं इस रॉड को 50 हिस्सों में डिवाइड कर देता, तो फिर हमारे पास कुछ जो रिज़ल्ट हमारे हैं उनको जनरलाइज़ करने की कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होती। लेकिन इन दो नताइज को देख के भी आप एक जनरलाइज्ड रिज़ल्ट बना सकते हैं, और वो रिज़ल्ट ये है कि हम जैसे जैसे रॉड को ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करते जाते हैं, ज़्यादा स्मॉल मैसेज में, ज़्यादा हिस्सों में डिवीजन का मतलब है कि अब हर हिस्से की मैस कम होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि आर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर जो है वो फासला है जो आप सेंटर टू सेंटर लेते हैं, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके इस मैस के सेंटर तक, ठीक है। तो आर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस मैस को मज़ीद डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में, तो इसका सेंटर ऑफ मैस जो नया 2 हिस्से बनेंगे उनके ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैसेज के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। जैसे जैसे आप इसको ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, मैस हर टुकड़े की कम होती जाती है। और वो अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास इस अप्रॉक्सीमेशन की तरफ हमें थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि ये फार्मूला जो है ये सेंस बनाता है कि डेल्टा एम जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है आप जितने जितने ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल ऑब्जर्वेशन है इन दो रिज़ल्ट से वो ये है कि जैसे जैसे हम मैसेज को संभाल करते जाते हैं, यानी अपने ऑब्जेक्ट को छोटे से छोटे मैसेज में डिवाइड करते जाते हैं, जो हमारा रिज़ल्ट है वो एक ख़ास वैल्यू को ml² तो वैसे ही रह रहा है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है उससे पहले वो एक ख़ास नंबर को, एक ख़ास वैल्यू को पहुंच रही है, और इस केस में हम देख सकते हैं कि ये 12.12 से कम होकर 12.03 हो गई है। अगर आप इसी रॉड को 50 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 12 पॉइंट समथिंग, जो इस 0.3 से भी कम होगी। यानी हम अपनी मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करते जाएं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक ख़ास वैल्यू को पहुंच रहा है, और रॉड के केस में वो ख़ास वैल्यू हमें नज़र आ रही है कि ये 1 डिवाइड बाई 12 है। तो अब हम जाहिर है इस रिज़ल्ट को, ये जो हमने 5 और 10 हिस्सों में 10 और 20 हिस्सों में डिवाइड करके निकाला है, यानी ये वाले 2 रिज़ल्ट, इन 2 रिज़ल्ट्स को हम मज़ीद जनरलाइज करना चाहते हैं। और मज़ीद जनरलाइज्ड हम ऐसे कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करो हम अपने रॉड को n बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब मैं बिल्कुल इसी रॉड को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि चलिए मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, कॉपी नहीं करते। और अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो है कि जनरलाइजेशन है हमारे पास, ये जो हमने नतीजा निकाला है उसकी जनरलाइजेशन ऑफ अबव डिस्कशन, जो भी हमने ऊपर बात की है उसकी जनरलाइजेशन है हमारे पास। और जनरलाइजेशन मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अब मैं इस रॉड को 20 नहीं बल्कि n बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास वो रॉड है, और अब इसके मैं कर देता हूँ n छोटे छोटे हिस्से, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आप इसको n बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें इस तरह, फ़र्ज़ करें
ठीक हो गया, ये n बराबर हिस्से हैं। और अब अगर हमने इसको n बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और ये n जो है ये कैपिटल N है, मैं इधर लिख देता हूँ n इक्वल पार्ट्स, बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि ये जो n है ये कैपिटल कौन सा है और स्मॉल कौन सा है। तो मैंने इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब जो मेरे पास मैस बनेगी हर छोटे हिस्से की वो क्या होगी, टोटल मैस n थी और उसको मैंने कैपिटल N पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हर स्मॉल पार्ट की जो मैस बनेगी वो कैपिटल M डिवाइड बाई कैपिटल N होगी। और सिमिलरली अब हमारे पास जो हर स्मॉल पार्ट की लेंथ बनेगी वो क्या होगी, टोटल लेंथ L थी और उसको कैपिटल N हिस्सों में डिवाइड किया है, तो अब लेंथ बन जाएगी कैपिटल L डिवाइडेड बाई N। ये अब हमारे पास मैस भी आ गई हर स्मॉल हिस्से की और लेंथ भी आ गई। अब हमने उसका लेना है हर स्मॉल हिस्से का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो फ़र्ज़ करें कि हम जो लेंथ मैयर करते हैं वो इस एक कॉर्नर से मैयर करते हैं, और ये कॉर्नर से मैयर करने के पीछे एक रीज़न है। हमारी जो कैलकुलेशन है आप देखेंगे कि थोड़ी सी आसान हो जाती है, आसान नहीं होती लेकिन इस तरह ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आप इधर से मैयर करें। और फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो ये वाला पैच है ना, ये वाला ये nth पैच है, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये पैच जो है मेरे पास ये nth पैच है और ये स्मॉल nth है। स्मॉल nth जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ पैचेस हैं, ठीक है। तो ये nth पैच है और अगर ये nth पैच है तो ऑफ कोर्स मुझे इस nth पैच का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी चाहिए, तो ये उसका डिस्टेंस बनेगा, सही है। और इस पैच की ये जो मैंने nth पैच लिखा है इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास है W, उसकी जो विड्थ है वो W है, सही है। और ये जो आपने फासला मैयर करना है, ये वाला फासला जिसको मैं RN का नाम देता हूँ, ये वाला फासला जो है ये आपको पता है ये आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके इधर से लेके इस जो स्मॉल पैच है इसके सेंटर तक मैयर करते हैं, सही है। तो ये जो पहले वाला पैच है ये वाला, इसकी विड्थ हमारे पास W है, सही है। और इसका इस एक्सेस से डिस्टेंस जो है वो सेंटर तक क्या होगा, W/2। तो ये अगर मैं इसको लिखूं तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, W/2 के, इस एक्सेस से। और इस W/2 को आप यूँ भी लिख सकते हैं W - W/2, ये भी सेम रिज़ल्ट देता है। इस ऐसा लिखने से आप देखेंगे कि एक हमारे पास काम आसान हो जाता है। ये जो दूसरा पैच है ये दूसरे पैच का फासला कितना होगा, ठीक है। दूसरे पैच का क्या होगा, W + W/2 जो 3W/2 बनता है। और 3W/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2W - W/2। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस फॉर्म में इसको क्यों लिखा था, क्योंकि ये W/2 जो है ये वैसे ही साथ आ रहा है और ये जो W था अब वो क्या बन गया है, 2W। इसी तरह अगर मैं इस थर्ड पैच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा, 3W - W/2। और इसी चीज़ को अगर आप एक्सटेंड करते हैं इस nth पैच के ऊपर तो इसके लिए जो मेरे पास RN बनेगा, यानी ये वाला फासला जो मैंने इस कलर में लिखा है ये क्या बनेगा मेरे पास, NW - W/2। तो मेरे पास nth मैस एलिमेंट का डिस्टेंस भी आ गया और nth मैस एलिमेंट का जो डिस्टेंस आया है मेरे पास, मैं अब उसको इधर लेफ़्ट पे लिखता हूँ, ये RN आया है NW - W/2। तो देखें हमारे पास हर स्मॉल जो हमने टुकड़ा बनाया था उसकी मैस भी आ गई है और उसका डिस्टेंस भी इन जनरल आ गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं, इस एक्सिस से जो हमने एक कोने के ऊपर दिया है। अब अगर हमने इस nth पैच का जो ये वाला हमने फासला लिखा है, अगर हमने ये फासला इस रॉड के सेंटर से लेना हो, क्योंकि हम उसके सेंटर के इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें कि हमें ये फासला इसके इस सेंटर से चाहिए, तो रॉड की टोटल लंबाई कितनी थी, लेंथ जो टोटल रॉड की थी वो थी हमारे पास इधर से इधर तक कितनी थी, L थी, सही है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ये वाला फ़ासला लेना है इधर से लेके इस पॉइंट तक, तो ये वाला फ़ासला आपने क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। और ये वाला फ़ासला जो है इधर से लेके इधर तक, ये सिंपली रॉड की आधी लंबाई है।
तो अब आप इस एक्सिस से, ये वाला जो ब्लू एक्सिस है, इस एक्सिस से, और इसको अब मैं ब्लू में ही लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लू एक्सिस से हमारे पास इस nth पैच का फासला बनेगा, वो बनेगा NW माइनस W/2 माइनस L/2। ठीक हो गया। तो अब हमने RN भी कैलकुलेट कर लिया और हर स्मॉल पैच की मैस भी लिख ली और उसकी टोटल विड्थ भी लिख ली। ये जिसको मैंने यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, ये वाला, यही असल में उसकी आप बेशक चाहें तो उसकी विड्थ कह लें, क्योंकि यहाँ पे जो बात है वो चौड़ाई की हो रही है, बट स्टिल इट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो हमारे पास RN भी आ गया और मैस भी आ गई। और अब हम क्या कर सकते हैं, अपना वो फार्मूला जो ऊपर हमने सिंपली इंडिविजुअल मैसेज के लिए लिखा था, वो फार्मूला लिख के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फार्मूला जो है, वो फार्मूला हमारे पास सिंपली है I इक्वल्स समेशन ओवर n mn/n²। सही हो गया। और बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर किया है, अगर आप इस समेशन को ओपन करें तो ये हमारे पास बन जाएगा m1 + m2 + m3, और वो इंडिविजुअल मैसेज हैं हर स्मॉल मैस एलिमेंट की, और वो हमने यहाँ पे देख लिया है किसके बराबर है, कैपिटल M/n के बराबर है। तो ये हमारे पास बन जाएगा असल में कैपिटल M/n, उसके बाद समेशन है हमारे पास n के ऊपर RN², और RN की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की है। तो इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये बन जाएगा कैपिटल M/n समेशन ओवर स्मॉल n, और फिर RN की वैल्यू है हमारे पास NW माइनस W/2 माइनस L/2, ठीक है, होल स्क्वायर। तो अब हमने इस सम को कैलकुलेट करना है और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या जनरल फॉर्म आती है। तो हमारे पास ये सम आ गया। इस सम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि W जो है, ये हर स्मॉल एलिमेंट की जो विड्थ है, जो हमने यहाँ पे लिखी थी, मैंने आपको ये बताया था, जिसको मैंने लेंथ कहा था, ये L/n है। तो अगर हम W की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास कैपिटल N/N समेशन ओवर स्मॉल n, और W की वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा n टाइम्स L/n माइनस L/2n माइनस L/2। यहाँ पे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने स्मॉल n और कैपिटल N का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और वो ख्याल रखने की वजह ये है कि स्मॉल n के ऊपर हमारे पास समेशन है, जो कैपिटल N है वो कांस्टेंट है। तो समेशन सिर्फ स्मॉल n के ऊपर होगी, कैपिटल N के ऊपर नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म में से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले L/n कॉमन लेते हैं। तो अगर L/n कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कैपिटल M/N समेशन ओवर n, और L/n हम इसके अंदर से कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा L/n, और पहली टर्म में हमारे पास सिर्फ स्मॉल n रह जाएगा, दूसरी टर्म में हमारे पास रह जाएगा 1/2, और तीसरी टर्म में हमारे पास रह जाएगा कैपिटल N/2, और ये इस सारे का स्क्वायर। सही है, तो ये टर्म बन जाती है। अब ये जो L/n है ये कांस्टेंट है, क्योंकि लेंथ भी फिक्स्ड है, और टोटल नंबर जितने नंबरों में हमने उस लेंथ को डिवाइड किया वो भी टोटल नंबर भी फिक्स है। तो L/n हम बाहर ले सकते हैं समेशन से, और चूँकि इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, और जब ये स्क्वायर के साथ बाहर आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा mL²/n³। और अब हमारे पास जो चीज़ अंदर रह गई है वो समेशन n इंटू स्मॉल n माइनस 1/2 माइनस कैपिटल N/2 इसका स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है तो आप इसको यूं कह लें कि ये हमारे पास दो हिस्से हैं। दो हिस्से इस तरह हैं कि ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो ये हमारे पास सिंपली a - b² बन जाता है, जिसमें a जो है वो n - 1/2 है
और बी जो है वो कैपिटल N/2 है। तो इस समेशन को अब अगर मैं ओपन करता हूँ तो बाहर हमारे पास आएगा ml² डिवाइड बाई n³ और समेशन n वैसे ही आएगा, और अंदर अब मैं इस स्क्वायर को सिंपली ओपन करने वाला हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास n-1/2 यानी पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर जो n² डिवाइड बाई 4 है, माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये हमारे पास रह जाएगा सिंपली n इंटू n-1/2। तो ये हमारे पास स्क्वायर ओपन हो गया। और अब इस स्क्वायर को ओपन करके आप देख सकते हैं कि ये अंदर एक और स्क्वायर भी मौजूद है। हम एक स्टेप में इसको भी ओपन कर लेते हैं। आगे सिर्फ हमारे पास अलजबरा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन हमने इस कैलकुलेशन को जब हल कर लेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा फार्मूला आ जाता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आर्बिट्रेरी n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास समेशन n और ये बन जाएगा n² प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये हमारे पास सिंपली n रह जाएगा, प्लस n² बाई 4 माइनस, अगर इस टर्म को भी हम एक्सपेंड कर लें तो ये बन जाएगा कैपिटल N टाइम्स स्मॉल n माइनस कैपिटल N डिवाइड बाई 2। और अगेन मैं आपकी याद दहानी करा दूं कि समेशन जो है वो स्मॉल n के ऊपर है, जो कैपिटल N है वो फिक्स्ड नंबर है। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये टर्म है हमारे पास और इस टर्म के ऊपर हो रहा है सम, जिसका मतलब है कि हर टर्म के ऊपर समेशन मौजूद है। तो अब ये वो चीज़ है जो आपको कॉलेज से पता होनी चाहिए, जो समेशन और सीरीज़ वाला चैप्टर था उधर से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं इसको आपके लिए एक्सप्लिसिटली सॉल्व करने जा रहा हूँ, और यही ऑफ कोर्स आज के लेक्चर का गोल था। क्योंकि ये कैलकुलेशन बुक में नहीं है तो ऑफ कोर्स आई नीड टू डू इट फॉर यू। और यहाँ पे एक चीज़ बस आप जल्दी से नोट कर लें कि ये माइनस n जब इस -1/2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस n/2 आता है, जो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस n/2। अब मैं समेशन को हर टर्म के ऊपर अलग-अलग लगाने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा ml² डिवाइड बाई n³ और अब ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी सम ओवर n² जो दूसरी है उसमें 1/4 कांस्टेंट है, और समेशन सिंपली हमारे पास 1 के ऊपर आएगी। जब समेशन 1 के ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि जितने पैचेस में आपने उस रॉड को डिवाइड किया है ना, वो टोटल नंबर ऑफ़ पैचेस आ जाएंगे। तो ये टर्म हमारे पास बन जाती है कैपिटल N/4। उसके बाद हमारे पास समेशन n स्मॉल n, और अब इसके ऊपर भी आप गौर करें, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, n²/4 कांस्टेंट है। तो समेशन जो है ना ये वाली, ये सिर्फ 1 के ऊपर है, ये जो यहाँ पे आ रहा है, और वो हमारे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ़ पैचेस जो कैपिटल N है, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस n³ डिवाइड बाई 4 माइनस n, और समेशन जो है वो किसके ऊपर है, स्मॉल n के ऊपर, और प्लस ये हमारे पास अगेन अब बन जाएगा n²/2, क्योंकि मैंने आपको बताया कि n/2 कांस्टेंट है, समेशन 1 के ऊपर है, और 1 के ऊपर सम करने का मतलब है कि जितने हिस्सों में आपने रॉड को डिवाइड किया है उन सारे हिस्सों के ऊपर आपने सम कर देना है। तो ये हमारे पास सिचुएशन अब बन गई है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये टर्म मौजूद है, पता है कांस्टेंट है, ये टर्म भी कांस्टेंट है और ये टर्म भी कांस्टेंट है। ये तीन टर्म्स जो है ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमें नहीं मालूम, और ये सम हो रहे हैं n के ऊपर। ये दो टर्म्स दोनों एक जैसी हैं क्योंकि n के ऊपर समेशन हो रही है, तो हमें दो फार्मूलाज चाहिए, एक समेशन n और दूसरा समेशन n²। ठीक है, और यहाँ अब मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो है मैथमेटिकल डाइग्रेशन, यानी ये चीज़ जो है ये मैथमेटिक्स से आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले जो मैं चीज़ कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वो है समेशन ओवर n ये किसके इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और ये n जो सम है ये 1 से लेके कैपिटल N तक है। कैसे हमें पता कि ये 1 से लेके कैपिटल N है, क्योंकि हमने रॉड को कैपिटल N बराबर हिस्सों में तकसीम किया है।
तो इसका मतलब है कि हम जितने भी ये n ले रहे हैं, ये टोटल जितने हिस्सों में राउंड को तकसीम किया है, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू उतनी होगी। तो अब जब n = 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1, फिर +2 +3 प्लस अप टू प्लस जो लास्ट है समेशन का पार्ट n, ठीक है। और इसको आप फ़र्ज़ कर लें कि इसको हम नाम देते हैं ये SN के बराबर है, सही है। तो ये हमारे पास सम आ गया। बिल्कुल इसी चीज़ को अब आप उलट आर्डर में भी लिख सकते हैं। इसी SN को मैं अब इस तरह लिखने लगा हूँ कि यही SN है लेकिन ऑर्डर उलट, यानी पहली टर्म क्या बन जाएगी अब n, दूसरी टर्म जो n से एक कम है n-1, जो टर्म यहाँ पे आनी थी n-1 वाली, ठीक है। तीसरी टर्म क्या बनेगी n-2, और चलते 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 हमारे पास क्या होगा 2 + 1। अब इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर दें। जब आप ऐड करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या बन जाएगा 2 × SN। लेफ़्ट साइड पे देखें क्या बनता है, इस पहले को पहले में ऐड करें तो क्या बनेगा n+1, तो ये बनेगा हमारे पास n+1। ये दूसरी टर्म को ऐड करें, इसकी दूसरी टर्म कौन सी है n-1, इसकी दूसरी टर्म है +2, तो n-1 + 2 अगेन हमारे पास क्या बनता है +n+1। और बिल्कुल इसी तरह आप चलते आएँ और आखिरी टर्म के ऊपर देखें तो वो भी क्या बनेगी n+1। यानी इस सम के अंदर हमारे पास टोटल n टर्म्स थी और हर टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है n+1 है। तो हमारे पास इस समेशन का जो जवाब आता है इंटरेस्टिंगली वो हमारे पास आता है n × n+1 = 2 × SN, और यहाँ से SN की वैल्यू आती है n × n+1 / 2। ये पहला सम था जो हमें चाहिए था और इसका फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। जो दूसरा सम हमें चाहिए वो कौन सा है, समेशन n², एंड दिस इज़ अ बिट ट्रिकी एंड इट्स बिट लेंथी बट लेट्स डू इट। और ये हमारे पास था पहला, ये पहली कैलकुलेशन थी समेशन की। अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं दूसरी, और जो दूसरा सम था उसको हम SN' कह लेते हैं, और ये किसके इक्वल था, समेशन n²। और n की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है 1 से लेके n तक। तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 1² क्या आता है हमारे पास 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस चलते चलते प्लस कैपिटल n², यही आना था ना। और इसको हमने कहा है SN', ये वाला, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ लिखने से बार बार लिखने की बजाय हमने सिंपली इसको SN' कह लिया है। अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए इसको छोड़ दें, और आपको याद होगा अपनी मैट्रिक्स से क्यूब का फार्मूला, किसी भी यानी a+b या a-b का जो क्यूब होता है उसका फार्मूला शायद आपको मैट्रिक्स से याद हो, तो आप उस क्यूब वाले फार्मूले को माइंड में लाएं। और अब मैं उस क्यूब वाले फार्मूला को यूज़ करके इस सम को कैलकुलेट करने लगा हूँ। और जो क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास होता था उसको, उसमें जो क्यूब वाला फार्मूला मैं यूज़ करने लगा हूँ, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, लेट मी यूज़ दिस वन। तो अब जो चीज़ मैं यूज़ करने लगा हूँ वो ये वाला फार्मूला है, k-1 क्यूब। ये हमारे पास इक्वल होता था, जब आप क्यूब को ओपन करते हैं तो k³ -3 टाइम्स k² प्लस 3 टाइम्स k -1, ठीक है। मैंने इस फार्मूला को ओपन किया है, और इस फार्मूला को अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ टर्म्स को रीअरेंज करके। यानी ये वाली जो 3 टर्म्स हैं इनको मैं लेफ़्ट पे ले आता हूँ और इस टर्म को राइट पे ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा अब टोटल। जब मैं इसको ऐसा करूँगा तो ये बनेगा k³, लेट मी राइट इट अगेन, दिस इज़ नॉट गुड। तो ये मेरे पास बनेगा k³ -k -1 क्यूब, और ये इक्वल आएगा 3k² -3k + 1, सही है। अब मैं दोनों साइड्स की समेशन ले लेता हूँ अगेन 1 से लेके n तक, यानी अब मैं इस लेफ़्ट साइड की भी समेशन ले लेता हूँ, समेशन n। अब इस केस में
चूँकि हम टर्म के यूज़ कर रहे हैं तो आप के इक्वल्स 1 अप टू n ले लें, और ये जो राइट हैंड साइड है इसकी भी आप समेशन ले लें। चूँकि दोनों साइड के ऊपर हम समेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इट डजेंट चेंज एनीथिंग, तो के इक्वल्स 1 टू कैपिटल N ये बन जाएगी। अब ज़रा इस समेशन को ओपन करें, यानी के की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करें। तो जब मैं लेफ़्ट साइड पे के की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1 क्यूब, और राइट साइड पे मेरे पास क्या बनेगा 3 टाइम्स 1 स्क्वेयर्ड माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 1। ठीक हो गया। अब के की वैल्यू 2 पुट करें, क्योंकि हमारे पास समेशन है तो मैंने 1 पुट कर ली, और 2 पुट करने के लिए लिखना तो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए था और यहाँ पे प्लस, लेकिन मैं इनको नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि इस तरह आप देखेंगे कि हमारी थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। सिंप्लीफाई ये कि जब बाद में हम उनको ऐड करेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जब मैं के की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास 2 क्यूब माइनस के माइनस 1 था तो ये अब बन जाएगा 2 माइनस 1 क्यूब इक्वल्स 3 टाइम्स 2 स्क्वेयर्ड माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 1। फिर मैं के को 3 पुट करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा 3 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 क्यूब इक्वल्स 3 टाइम्स 3 स्क्वेयर्ड माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 1। और इसी तरह अगर मैं ये काम करते करते ये वैल्यूज़ पुट करता जाऊँ और आखिरी वैल्यू पुट करूँ जो मेरे पास क्या बनेगी, आखिरी वैल्यू n है तो ये बनेगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब इक्वल्स 3 टाइम्स n स्क्वेयर्ड माइनस 3 टाइम्स n प्लस 1। ठीक है। अब ये जो मेरे पास सारी टर्म्स आई हैं ना इधर से लेके इधर तक, इन सब को आप ऐड कर दें, बल्कि इसको मैं इधर साइड पे लिखता हूँ कि इन सब को आपने क्या करना है, इनको आपने करना है ऐड। तो ये आप सब कर दें ऐड। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप ज़रा गौर करें, ये हमारे पास जो है पहली टर्म, लेट मी यूज़ येलो कलर, तो ये वाली जो टर्म है ना ये वाली, ये क्या बन रही है 2 माइनस 1 1, तो ये 1 क्यूब है विद नेगेटिव साइन, और ये 1 क्यूब है विद पॉजिटिव साइन, तो ये टर्म कैंसिल करेगी इस टर्म को। ठीक है। अब इस पे देखें, ये टर्म हमारे पास है 3 माइनस 1 यानी 2 क्यूब, और ये हमारे पास 2 क्यूब मौजूद है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये भी हमारे पास क्या करेंगे कैंसिल। ये जो 3 क्यूब है, ये वाला जो 3 क्यूब है, ये जहाँ पे 3 क्यूब आएगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास ये कैंसिल होते होते यहाँ पे जो n माइनस 1 क्यूब आना था वो किस से कैंसिल होगा, वो इसके साथ कैंसिल होगा। और अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बचती हैं, पहली ये n क्यूब और दूसरी टर्म ये, और ये टर्म हमारे पास 0 है क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास रिज़ल्ट बचता है वो आता है n क्यूब, और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास रिज़ल्ट बचता है वो पहली टर्म 3 इंटू ऐड करें जी 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस अप टू n स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस अप टू प्लस n स्क्वेयर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म को ऐड करें तो 3 इंटू 1 3 इंटू 2, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हमारे पास 3 है, लेट मी चेंज इट टू 3, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो प्लस हमारे पास आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस अप टू प्लस n। और एंड पे आप देखें लास्ट टर्म, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये n टाइम्स ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस n बन जाएगा, प्लस n। तो अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, ये जो सम है इस सम को देखें, ये सम हमारे पास किसके इक्वल है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। ये वही चीज़ है जो हमें चाहिए थी, तो इसको हमने Sn प्राइम का नाम दिया था। ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास Sn प्राइम, तो ये n क्यूब किसके इक्वल आएगा, n क्यूब इक्वल्स 3 टाइम्स Sn प्राइम प्लस
3 टाइम्स 1 + 2 + 3 + अप टू n, ये हम ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं। यहाँ पे 1 + 3 + 4 + अप टू n किसके इक्वल है, Sn। ये पहली टर्म थी जो सम वाली हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास है 3 टाइम्स Sn प्लस हमारे पास टर्म है n। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें Sn प्राइम चाहिए, तो हम इसको Sn प्राइम के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा 3 टाइम्स Sn प्राइम इक्वल्स n³ माइनस 3 टाइम्स Sn माइनस n। तो यहाँ पे अब हमने Sn की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और Sn की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं। लेट मी शो यू कि हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट की थी और Sn की वैल्यू आई थी n × n+1/2। तो ये अब हमारे पास बन जाएगा +3 टाइम्स n × n+1/2 माइनस n। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले सकते हैं और ये एलसीएम बनेगा 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2n³ प्लस 3 टाइम्स n × n+1 माइनस 2 टाइम्स n। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड बन जाएगी 6 Sn प्राइम और राइट साइड बन जाएगी 2n³ प्लस 3n² प्लस 3n माइनस 2n। और अब हमारे पास ये बन जाएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n। और इसमें से अब हम n कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ओके, अगर हम n कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा n × 2n² प्लस 3n प्लस 1। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो 3n है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये बनेगा 2n² प्लस 2n प्लस n प्लस 1। और अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ फैक्टर्स कॉमन आएंगे। मिसाल के तौर पे पहली 2 टर्म्स में से 2n कॉमन आता है, तो ये रह जाएगा हमारे पास n+1 और दूसरी टर्म जो है वो n+1 है, तो वो वैसे ही आ जाएगी। और अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें कि हमारे पास कैपिटल N बाहर है और अंदर से हमारे पास n+1 कॉमन आ रहा है। तो ये बन जाएगा n+1 × 2n+1। और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास था 6 Sn प्राइम। Sn प्राइम हमें चाहिए था, तो अब ये बन गया n × n+1 × 2n+1/6। तो हमने वो दोनों फार्मूलाज प्रूफ कर लिए जो हमें रिक्वायर्ड थे, यानी समेशन ओवर n भी हमने कैलकुलेट कर लिया और समेशन ओवर n² भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये मैथमेटिकल डाइग्रेशन हमारी ख़त्म हो गई। तो अब हम वापस चलते हैं अपने इस फार्मूला में जो हमने यहाँ पे लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, और इस फार्मूला को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसको हम नीचे जाके पेस्ट करके अब फाइनल इसको सॉल्व करते हैं ताकि इसको फाइनल फॉर्म में ला सकें। तो ये कॉपी और अब हम इधर हम इसको करेंगे पेस्ट, और इस कॉपी और पेस्ट के बाद लेफ़्ट साइड थी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अब हम देखेंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये कैसे सिंप्लीफाई होता है। ml³ डिवाइड बाई n³ ml² डिवाइड बाई n³। तो ये है हमारे पास l²। और अब ज़रा वैल्यूज़ पुट करें। जो समेशन n² की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो हमने कैलकुलेट की है n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाई 6। उसके बाद n/4 जो है ये हमारे पास है कांस्टेंट। उसके बाद है हमारे पास समेशन n, और n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है n × n+1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद है हमारे पास n³ डिवाइड बाई 4। उसके बाद था हमारे पास n कैपिटल N, और जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो है n × n+1 डिवाइड बाई 2। और फाइनली हमारे पास था n² डिवाइड बाई 2। अब इस टर्म को आप देखें कि ये सारी कैपिटल N की फॉर्म में है, इसको हमने सॉल्व करना है। और कैपिटल N हमारे पास वो नंबर है जितने हिस्सों में हमने उस रॉड को डिवाइड किया था।
तो चलें सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे पहली टर्म है ml² डिवाइड बाई n क्यूब, और उसके बाद ये बहुत सारी टर्म्स हैं। तो चलें आहिस्ता आहिस्ता इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला काम है वो हमने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा n² प्लस n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। मैं इनको एक स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता क्योंकि ये फिर काम ख़राब करेंगी हमारा, क्योंकि फिर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो ये बन जाएगा n/4 माइनस ये बनेगा n²/2 माइनस n/2 प्लस हमारे पास आएगा n³/4 माइनस हमारे पास आएगा ये n² प्लस n, तो ये बन जाएगा n³/2 और फिर ये बनेगा माइनस n²/2। ये रिज़ल्ट आता है हमारे पास इस टर्म से। इसको एक दफ़ा फिर से देखते हैं। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n² प्लस n, और फिर इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा n³/2 और माइनस साइन के साथ ये बन जाएगा n²/2। ये ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा n²/2। और अब जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कैंसिल करते जाते हैं। तो सबसे पहले ये n²/2 कैंसिल होगा, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी टर्म्स कैंसिल होती हैं। और अब और बज़ाहिर कोई कैंसिल नहीं हो रही, तो हम एक स्टेप और में ये जो पहली बड़ी सी टर्म है ना, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा ml² डिवाइड बाई n³। और अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करें पहली को, तो ये बनेगा 2n³ डिवाइड बाई 6। फिर हमारे पास बनेगा ये n² डिवाइड बाई 6, n² डिवाइड बाई 6। फिर तीसरी टर्म हमारे पास बनेगी प्लस 2n² डिवाइड बाई 6, और फिर आखिरी टर्म बनेगी प्लस n/6। और उसके बाद ये टर्म्स जो हैं सारी की सारी, ये वाली टर्म्स इधर से लेके इधर तक, इनको हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं। लास्ट 2 टर्म्स कैंसिल हो गई थी, तो ये अब हमारे पास आ जाएंगी इधर, और यहाँ हमारी ब्रैकेट हो जाएगी बंद। अब देखें जी क्या क्या कैंसिल होता है। पहले तो हम ये देखें कि ये है हमारे पास ओके n² बाई 6, n² बाई 3 और हमारे पास n²/2 है। तो ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास n² वाली, 2 ये टर्म है और एक ये टर्म है। मैं पहले इनको सॉल्व करने लगा हूँ विद डिफरेंट कलर। तो इन दो टर्म्स का और इस टर्म का हम एलसीएम ले लें तो वो आना चाहिए हमारे पास 6। तो ये बन जाएगा n² प्लस 2n² माइनस 3n², और ये आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर हमारे पास 0 हो जाता है, तो ये टर्म 0 है। इसका मतलब है कि ये n² वाली टर्म, ये n² वाली टर्म और ये n² वाली टर्म सारी की सारी 0 हो जाती हैं। अब देखें हमारे पास बाकी क्या बचता है। अब मैं एक और कलर में, येलो कलर में, ये जो n वाली टर्म्स हैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ। तो जो हमारे पास n वाली टर्म्स हैं वो हैं n/6 प्लस n/4 माइनस n/2। इनको हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास अगेन हम इनका एलसीएम चलें 24 ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4n प्लस 6n माइनस 12n। तो 4 प्लस 6 10 माइनस 12, ये बन जाएगा माइनस 2n डिवाइड बाई 24। ठीक हो गया। और अब हमारे पास n³ वाली टर्म्स हैं तो उनको भी सॉल्व कर लें। उनके लिए हम यूज़ कर लेते हैं एक और कलर। तो ये n³ वाली टर्म है, ये n³ वाली टर्म है और ये n³ वाली टर्म है। तो ये बन जाएगा n³ डिवाइड बाई 3, ये पहली टर्म। फिर दूसरी टर्म है n³ डिवाइड बाई 4 और लास्ट टर्म है माइनस n³ डिवाइड बाई 2। तो इन सब का मिला के हमारे पास एलसीएम अगेन 24 आ सकता है। तो ये पहली टर्म बन जाएगी 8n³, दूसरी टर्म हमारे पास बनेगी 6n³ और तीसरी टर्म हमारे पास बनेगी माइनस 12n³। और 8 प्लस 6 14 माइनस 12 2, तो ये बन जाएगा
एन क्यूब डिवाइड बाई 24। तो ये सारी टर्म्स हमारे पास सिंप्लीफाई होके नतीजा ये निकला कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास आई वो इक्वल है m टाइम्स एल स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब, और उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट आया है 2n क्यूब डिवाइड बाई 24 माइनस 2n डिवाइड बाई 24, और n स्क्वायर वाली टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो गई थी। इनको हम एक स्टेप में लिख लगते हैं m l स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब, और हमारे पास बाकी एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा जी 24, और ये बन जाएगा 2n क्यूब माइनस 2n। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इनमें से 2n जो है वो कॉमन आता है न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा m l क्यूब डिवाइड बाई n क्यूब, ये l स्क्वायर्ड है तो ये बन जाएगा m l स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब, और अब हमारे पास है 2n स्क्वायर्ड, आप कॉमन ले लें ऊपर से, तो 2n स्क्वायर नहीं 2n कॉमन ले लें, और ये अंदर बच जाएगा अब हमारे पास n स्क्वायर्ड माइनस 1 डिवाइड बाई 24, और इस चीज़ को अब आप इस n को कैंसिल कर सकते हैं, इस n को इस एक n से कैंसिल करेंगे, तो अब हमारे पास ये बन जाएगा 2 24 से कैंसिल होके 1/12 देगा, तो ये बनेगा m l स्क्वायर डिवाइड बाई 12, और फार्मूला अंदर हमारे पास बना है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बना है जब हम हमारे जो रॉड था उसको किसी आर्बिट्रेरी नंबर कैपिटल N में डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब फार्मूला तो हमने बना लिया, ठीक है, किसी भी एनी नंबर ऑफ पैचेस। अब सवाल ये है कि क्या ये फार्मूला जो हमने ड्राइव कर लिया है, क्या ये फार्मूला हमें ये दो रिज़ल्ट देता है, ये वाले दो रिज़ल्ट जो हमने मैनुअली ड्राइव किए थे यहाँ पे, ये वाला रिज़ल्ट और ये वाला, यानी अगर हम रॉड को n को 10 और 20 पुट करें तो हमारा क्या ये रिज़ल्ट आता है। 10 वाला तो आना चाहिए, ये तो हमने मैनुअली कैलकुलेट करके देखा था। 20 वाला मैंने कहा था कि आप मुझ पे यकीन रखें कि ये रिज़ल्ट देता है। तो अब मैं n को 20 पुट करने लगा हूँ इस फार्मूला में। तो अगर मैं इस फार्मूला में n को 20 पुट करूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या मुझे वो रिज़ल्ट मिलता है या नहीं। तो फॉर n इक्वल्स 20 मुझे रिज़ल्ट देखना है, तो i जो है वो मेरा कितना आना चाहिए, m l स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इंटू 20 स्क्वायर 400 माइनस 1 डिवाइड बाई 400, जो कि है m l स्क्वायर डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 399 डिवाइड बाई 400। सही है। और इसको अगर आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा रिज़ल्ट आता है 0.0833125 ml स्क्वायर, और ये प्रीसाइजली इक्वल है 1 डिवाइड बाई 12.03 ml स्क्वायर के वही वैल्यू जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये वाली वैल्यू कि जब हम रॉड को 20 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दें तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बनता है। तो हमने फार्मूला एक ड्राइव कर लिया है जिसमें आप अपने सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी आर्बिट्रेरी नंबर n में डिवाइड करें तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये आता है। ठीक है, अब हमने उसको n में डिवाइड कर दिया और हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि अगर n जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, n बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारे पास जवाब क्या आना चाहिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। मैं इस फार्मूला को कॉपी करने लगा हूँ क्योंकि इधर से ही अब मैं एक फार्मूला ड्राइव करने लगा हूँ, बल्कि आर्ग्यू आपको करने लगा हूँ कि ये फार्मूला कैसे सही है। अब मैं कहता हूँ कि फॉर n वेरी वेरी ग्रेटर देन 0 फॉर n, बल्कि इसको यूँ कर लेते हैं कि ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। इसका यही मतलब है कि हर मैस एलिमेंट जो है वो बहुत छोटा हो गया है। अगर n इन्फिनिटी के करीब पहुंच जाए या इन्फिनिटी हो जाए, लेट्स से कि बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई है, तो मेरे पास फार्मूला बनेगा 1 डिवाइड बाई 12 ml स्क्वायर
और अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आप एन स्क्वेयर्ड कॉमन लें न्यूमिनेटर में से, तो ये बन जाएगा 1 - 1 बाई एन स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई एन स्क्वेयर्ड। ठीक है, और इसमें आप ये एन स्क्वेयर्ड इस एन स्क्वेयर्ड से कैंसिल करें, और जो ये वाली टर्म है हमारे पास, ये वाली टर्म ये आपको क्या देगी, 0, क्योंकि n इन्फिनिटी है तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में सिर्फ ये 1 रह जाएगा। और ये फार्मूला जो है रॉड का I इक्वल्स 1 डिवाइड बाई 12 ml², ये बन जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये फार्मूला दुरुस्त है। अब ज़रा याद करें कि मैंने ये लेक्चर स्टार्ट कहाँ से किया था। मैंने स्टार्ट इधर से किया था। बहुत लंबा लेक्चर है, और मैंने स्टार्ट किया था, मैंने क्लेम ये किया था कि ये जो समेशन वाला फार्मूला है ना, ये इंटीग्रल में बदल जाता है। और मैंने प्रूफ क्या किया है आज के लेक्चर में, मैंने प्रूफ ये किया है कि समेशन वाले फार्मूला को यूज़ करके जो मैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूँ वो कितना है, 1 डिवाइड बाई 12 ml²। ठीक है, अब अगर मैं यही फार्मूला रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको इस फार्मूला को भी यूज़ करके कैलकुलेट कर दूं प्रीसाइजली वही, तो इसका मतलब है कि मैंने ये बात साबित कर दी कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने ये फार्मूला आपको प्रूफ करवाया है, इस जनरल फार्मूला को लेके ये फार्मूला प्रूफ करवाया है। कल की वीडियो में या अगले लेक्चर में मैं आपको इसी फार्मूला को डिराइव करवाऊंगा, वो इंटीग्रल वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए यूज़ करके, और फिर हमारे पास वो जो फार्मूला है वो ये तस्दीक करेगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का हो वो, तो उसका फार्मूला होता है mn/n², और जब ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड हो तो उसी को आप अब कर सकते हैं r² dm। तो आज मैंने इस फार्मूला को यूज़ करके ये वाला निकाला है रिज़ल्ट। कल मैं इसी फार्मूला को यूज़ कर ये दूसरे फार्मूला को यूज़ करके यही वाला रिज़ल्ट निकालूंगा, और इसका मतलब होगा कि मैंने जस्टिफिकेशन आपको दे दी है कि ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट बराबर होते हैं जब आपके मैस एलिमेंट जो हैं वो बहुत स्मॉल हो जाएं। ठीक है, यानी उनकी वैल्यू जो है वो 0 को पहुंच जाए, जिसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट बन गया है। सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग लेक्चर, बट आई होप यू मस्ट हैव गॉटन समथिंग आउट ऑफ इट कि कैसे इन सारी कैलकुलेशंस को करना होता है। बट दैट्स इट फॉर टुडे, एंड होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय बाय।